आप सभी प्रतियोगी छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। हम सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के पूर्व परीक्षा प्रवक्ता में आए हुए प्रश्नों के हल का। हम लोगों ने प्रारंभ किया है वर्ष 2000 में आए हुए प्रश्नों के सर्वमान्य और मानक हल का। अब तक हम सभी लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 75 तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम भाग 4 प्रश्न संख्या 76 से लेकर के प्रश्न संख्या 100 तक का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 76 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसमें कहा है कि चारों ऑप्शनों में कौन सा ऐसा युग्म है, जोड़ा है, जो सुमेलित नहीं है। ए हाब्स पैट्रियार्का, बी मार्क्स मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट, सी अरस्तु पॉलिटिक्स, डी रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शनों में इधर विचारक हैं और इधर उनकी पुस्तकों के नाम है। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन ए है, यही ऑप्शन पहला जो है यहाँ पर रॉन्ग है, गलत है। आप देखिए कि जो हाब्स है, हाब्स की पुस्तक का नाम, हाब्स की पुस्तक का क्या नाम है? लेवियाथन है, लेवियाथन। तथा जो पैट्रियार्का है यह रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? रॉबर्ट फिल्मर। रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक का नाम है पैट्रियार्का। तो आप जान गए होंगे कि इसमें विकल्प संख्या ए सही है। तो आइए हम कुछ पैट्रियार्का के बारे में जान लेते हैं। पैट्रियार्का रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम यानी पैट्रियार्का का एक नाम और है द नेचुरल पावर ऑफ द किंग, राजा का प्राकृतिक शक्ति। जो यह पुस्तक है पैट्रियार्का, यह लोकतंत्र तथा सामाजिक समझौते सिद्धांत यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के विरोध में लिखा गया। रॉबर्ट फिल्मर ने अपनी इस पुस्तक यानी पैट्रियार्का में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि राजा की जो सत्ता है वह ईश्वर के द्वारा दी गई सत्ता है और राजा जो है इसलिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जनता का यह स्वाभाविक कर्तव्य है वह राजा के आदेशों को माने। जिस तरह से एक पिता का नियंत्रण अपने परिवार पर होता है, उसी तरह एक राजा का अधिकार जो होता है वह जनता पर होता है। राजा के आदेशों का पालन करना जनता का धार्मिक और नैतिक कर्तव्य है। चूंकि इस पुस्तक में रॉबर्ट फिल्मर ने सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना की थी, अतः लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में इस मत का खंडन किया है तथा रॉबर्ट फिल्मर को उत्तर दिया है। अब प्रश्न संख्या 77 पर हम आते हैं कि सत्ता के 3 सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। यानी सत्ता के जो 3 प्रकार हैं, इस बात को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, किसने व्याख्यायित किया? ए प्लेटो, बी हीगल, सी मैक्स वेबर और डी कार्ल पॉपर। तो यहाँ पर जो उत्तर सही है वह है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ही वह विद्वान है। कौन? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ही वह विद्वान है जिसने सत्ता के 3 प्रकारों की बात कही है। पहली सत्ता जो है उसने परंपरागत सत्ता, दूसरी सत्ता करिश्माई सत्ता की बात कही है और तीसरी तर्क संगत यानी
रेशनल सत्ता की बात मैक्स वेबर ने किया है। मैक्स वेबर जो विद्वान है यह मूलतः जर्मनी का रहने वाला है। इसने शक्ति या सत्ता के 3 प्रकार की बात कही है। पहली जो सत्ता की प्रकार इसने बात कही, परंपरागत सत्ता यानी ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात की है। यह मानता है कि ऐसी सत्ताएं जो परंपरा, रीति रिवाजों और पूर्वजों के परिपाटियों पर आधारित होती हैं। इस सत्ता को लोग इसलिए मानते हैं कि यह सदियों से चला आ रहा है। जैसे राजा महाराजाओं के प्रति जो है सत्ता, या फिर जाति प्रथा में पंडित या मुखिया आदि के अधिकार जो जनता स्वतः मानती चली आ रही है, क्योंकि यह परंपरा से चला आ रहा है। दूसरा, वैध या तर्कसंगत, लीगल या रेशनल अथॉरिटी की बात मैक्स वेबर करता है। यह सत्ता जो होती है, वैध या तर्कसंगत सत्ता जो होती है, यह कानूनों और नियमों पर आधारित होती है। इस सत्ता को मान्यता पद और नियमों के आधार पर दी जाती है। इसमें व्यक्तिगत गुणों का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे नौकरशाही, लोकतांत्रिक सरकारें, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जज, पुलिस, जिनके अधिकार कानून या संविधान के द्वारा तय किए जाते हैं। तीसरी प्रकार की सत्ता की बात जो मैक्स वेबर करता है, वह सत्ता है करिश्मेटिक अथॉरिटी की बात करता है, सत्ता की बात करता है। वह कहता है कि सत्ता किसी व्यक्ति के विशेष गुणों या करिश्मा के कारण होती है। जो उसके अनुयायी होते हैं उसे असाधारण शक्ति से संपन्न मानते हैं और स्वेच्छा से उसका अनुसरण करने लगते हैं, अनुकरण करने लगते हैं। ऐसी सत्ता जो है आप गांधी में, नेल्सन मंडेला में या सुभाष चंद्र बोस आदि में देख सकते हैं। एक करिश्माई सत्ता के आधार पर कार्य करते थे। इस तरह से आपने मैक्स वेबर के सत्ता के प्रकार को देखा। प्रश्न संख्या 78 है, आधुनिक समय में अनेक कारणों से व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित कारणों में से सही कारणों का चयन करिए। यहाँ पर 2 बात है। एक है व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका का काम है कानून को बनाना, और दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम है जो है कानूनों जो बने हुए हैं उनके आधार पर उनका क्रियान्वयन करना, उनका संचालन करना, उन्हें लागू करना। वर्तमान समय में कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से अधिक शक्ति प्राप्त हो गई है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, बी है प्रदत्त विधायन की अवधारणा, सी है शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा, और डी है प्रशासन में बढ़ती जटिलताएं। इसमें जो चारों ऑप्शन हैं, कमोबेश चारों ऑप्शन जो है यह सही हैं। आप देखिए ए, बी, सी, डी चारों में, लेकिन चारों ऑप्शन कहीं नहीं उत्तर में दिया हुआ है, तो आपको चुनना है सबसे सटीक विकल्प। आप देखिए इसमें जो है प्रदत्त विधायन की अवधारणा, प्रदत्त विधायन आप जान लें कि जो विधायिका होती है वह कानून का सामान्य रूपरेखा तय कर देती है और शेष बातें वह कार्यपालिका पर छोड़ देती है कि वह आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति के अनुसार वह कानून बनाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन करे, उसे लागू करे। शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा, क्योंकि जो विधायिका में विधायक या सांसद होते हैं वे विशेष ज्ञान से संपन्न नहीं होते हैं, जबकि कार्यपालिका में रहने वाले लोग जो होते हैं वे विशिष्ट ज्ञान, विशेष अनुभव, अस्थायी तो होता है उनमें, वे संपन्न होते हैं। ये बात यहाँ कही गई है। और प्रशासन में बढ़ती जटिलताएं, जो तत्कालीन समस्याएं आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों समस्याओं के समाधान के लिए, त्वरित निर्णय के लिए, स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करने के लिए कार्यपालिका की शक्ति वह अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर जो 3, 2, 3, 4
2, 3, 4 विकल्प सी ज्यादा सटीक है। यद्यपि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने भी जो है वह कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि में योगदान दिया है। आप देखिए कि आधुनिक समय में कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होने के अनेक कारण हैं, यानी बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिससे कार्यपालिका विधायिका के दृष्टि से ज़्यादा शक्ति संपन्न हुई है। आप देखिए कि वर्तमान जो समय है इसमें राज्य अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। आधुनिक समय लोक कल्याणकारी राज्य का है। वर्तमान समय में राज्य केवल वही कार्य नहीं करते हैं जो न्यूनतम कार्य हो, यानी सुरक्षा संबंधी कार्य ही नहीं करते हैं, अपितु अब राज्य का कार्य जो है काफ़ी विस्तृत हो गया है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, गरीबी निवारण है, जन कल्याणकारी योजनाएं आदि करना, यानी राज्य अब सकारात्मक भूमिका निभाने लगा है। आपात स्थितियों या आपदा प्रबंधन आदि की स्थितियां जो होती हैं, जैसे अभी आपने धराली में भूस्खलन की समस्या को देखा, इससे कार्यपालिका को त्वरित निर्णय लेना पड़ता है, उसके क्रियान्वयन के लिए उसको पर्याप्त अधिकार मिल जाता है। कार्यपालिका में आईएएस, आईपीएस तथा तमाम टेक्नोक्रेट्स जो तकनीकी ज्ञान से संपन्न वाले लोग होते हैं, इनका ज्ञान विधायिका के सदस्यों के मुकाबले अधिक होता है। नौकरशाही एक निश्चित समय अवधि तक कार्य करती है। एक बार आईएएस, पीसीएस बन गए तो उनके पास पर्याप्त एक निश्चित समय होता है जिसके अंतर्गत रहते हुए उन्हें व्यापक अनुभव हो जाता है, तब वे रिटायर होते हैं। कानून के द्वारा भी विशेष शक्तियां, प्रदत्त विधायन आदि कार्यपालिका को दिया गया है। ग्लोबलाइजेशन की स्थिति में कई मामलों में त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है, इससे भी कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में राजनीतिक नेतृत्व की लोकप्रियता तथा मीडिया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो होते हैं वे सोशल मीडिया के प्रमुख चेहरे होते हैं, तो वर्तमान समय में राजनीतिक नेतृत्व की लोकप्रियता ने भी कार्यपालिका की शक्तियों को बढ़ाने में कार्य किया है। अब यहाँ प्रश्न संख्या 79 है। प्रश्न संख्या 79, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। ए है स्पेंसर, बी है थॉमस हॉब्स, सी है हेराल्ड लास्की और डी है टीएच ग्रीन। अब इसमें देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव, यानी यहाँ जो बात कही गई है वह नकारात्मक स्वतंत्रता की बात कही गई है। और नकारात्मक स्वतंत्रता यह मानती है कि राज्य को व्यक्ति के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन, यहाँ पर एक थॉमस हॉब्स का है कि दूसरा है स्पेंसर का। स्पेंसर भी मानता है कि स्वतंत्रता जो है एक तरह से बंधनों का अभाव है, व्यक्ति के ऊपर कम से कम रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। यह व्यक्तिवादी है। तथा थॉमस हॉब्स भी जब स्वतंत्रता की बात कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में आज़ादी है और यह आज़ादी जो है बंधन मुक्त आज़ादी, यानी स्वतंत्रता जो है बंधनों का अभाव है और यह एक अराजक स्थिति है। तो इसमें जो उत्तर सही है, जो कथन के रूप में है, वह है थॉमस हॉब्स, लेकिन जब विचारधारा के रूप में आएगा तो इसमें उत्तर स्पेंसर सही हो जाएगा। थॉमस हॉब्स ने कहा था कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, किंतु यह स्वतंत्रता केवल प्राकृतिक अवस्था में ही मिल सकती है और यह स्वतंत्रता जो है केवल अराजकता पैदा करती है। हर्बर्ट स्पेंसर नामक जो विद्वान है, यह भी स्वतंत्रता को रोक टोक का अभाव मानता। उसका मानना था कि स्वतंत्रता एक प्राकृतिक अधिकार है,
इसने योग्यतम की अतिजीविता, यानी जो योग्य होगा वही जिंदा रहेगा, इसको इसने विज्ञान के क्षेत्र में लागू किया। किस विज्ञान? सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में। डार्विन ने इसे जीव विज्ञान के क्षेत्र में लागू किया था, स्पेंसर ने इसे सोशल साइंस के विषय में लागू किया। अब प्रश्न संख्या 80 देखिए कि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। यानी प्रजातंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति शासन में भाग लेता है, उसका हिस्सा होता है। तो ए ब्राइस, बी डाइसी, सी सीले और डी बेनी प्रसाद। तो इसमें जो उत्तर सही है सी सीले। सीले ही वह विद्वान है। कौन? सीले। सीले कहता है कि प्रजातंत्र क्या है। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र क्या है? आप सभी जानते हैं कि प्रजातंत्र में भाग लेने वाले कौन होते हैं? व्यक्ति होते हैं। और यह मानता है कि प्रजातंत्र में जो व्यक्ति भाग ले रहे हैं उन सब की हिस्सेदारी, उन सब की क्या है? हिस्सेदारी। हिस्सेदारी ही क्या है? हिस्सेदारी क्या है? लोकतंत्र है, ऐसा सीले मानता है। डाइसी कहता है कि लोकतंत्र क्या है। जहां आपने देखा कि सीले का मानना है कि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है, यानी शासन में प्रत्येक व्यक्ति साझेदार होता है। दूसरा, डाइसी कहता है कि लोकतंत्र जो है शासन का ऐसा प्रकार है जिसमें शासक वर्ग संपूर्ण राष्ट्र का बड़ा भाग होता है। यानी शासन संचालन करने में राष्ट्र का जो है एक बड़ा भाग यह जो है भाग लेता है। लेविस नामक एक विद्वान है। यह लेविस कहता है कि लोकतंत्र मुख्यतः ऐसी सरकार है जिसमें संपूर्ण राष्ट्र की बहुसंख्यक जनता संप्रभु शक्ति का इस्तेमाल करती है। एक विद्वान की परिभाषा और परीक्षाओं में पूछी जाती है, वह है सीएफ स्टांक। सीएफ स्टांक कहते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो शासितों, यानी जिन पर शासन किया जा रहा है, उनकी सहमति पर आधारित होता है, ऐसा सीएफ स्टांक कहता है। प्रश्न संख्या हम 81 पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ए, समानता का अर्थ व्यवहार और पुरस्कारों की पहचान। बी, समानता का अर्थ समान आय। सी, समानता का अर्थ प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। डी, समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है डी, और डी कह रहा है कि समानता एक ऐसा स्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर मिले। तो आगे बढ़ते हैं हम। समानता वास्तव में है क्या? समानता वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव, यानी जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा, आय, सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थिति के आधार पर समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्राप्त हो। मुख्य रूप से समानता का राजनीति विज्ञान में दो रूप होते हैं। पहला होता है नेगेटिव इक्वालिटी, नकारात्मक समानता। दूसरा होता है पॉजिटिव इक्वालिटी, सकारात्मक समानता। नकारात्मक समानता का अर्थ है कि बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को एक समान मानना। यानी नेगेटिव इक्वालिटी का अर्थ है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के एक समान मानना। जैसे कानून के समक्ष समानता, यानी कानून की नज़र में प्रधानमंत्री से लेकर के और एक आम मजदूर तक जो है बराबर है सबके लिए। जैसे सबके लिए एक जैसी ही परीक्षा, एक जैसा ही पेपर, यह भी जो है
चाहे उसकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसे हो, यह नकारात्मक समानता के अंतर्गत आता है। दूसरा, सकारात्मक समानता का अर्थ यह है कि समाज में कुछ वर्ग जैसे दलित, अनुसूचित जनजाति, महिला, बच्चे आदि ऐसे हैं जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, सदियों से दबे कुचले हुए हैं। उनको समानता के स्तर पर लाने के लिए उनके साथ विशेष उपबंध किए जाएं, उनके साथ विशेष उपाय किए जाएं, जैसे परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा महिलाओं, विकलांगों, बच्चों आदि के लिए विशेष रक्षोपाय किए जाएं। तो आपने समानता के दो अर्थों, सकारात्मक और नकारात्मक समानता के अर्थ को समझ लिया होगा। 82वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए है स्वतंत्रता समानता विरोधी है। दूसरा, स्वतंत्रता समानता पूरक है। सी, स्वतंत्रता समानता असंगत है। डी, स्वतंत्रता समानता विरोधी है। तो इसमें जो उत्तर आप देखिए, स्वतंत्रता और समानता बी पूरक है, यही उत्तर सही है। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए स्वतंत्रता और समानता का पूरक होना अति आवश्यक है। यद्यपि समानता जहां अधिक होगी, स्वतंत्रता वहां कम होगी, जहां स्वतंत्रता अधिक होगी वहां समानता कम होगी। स्वतंत्रता समानता के समर्थकों का एक वर्ग है जो यह मानता है कि अत्यधिक स्वतंत्रता दे देने से असमानता का जन्म हो जाएगा, अतः अधिक समानता दे देने से स्वतंत्रताएं क्या होती हैं? सीमित हो जाती हैं। जबकि दूसरा वर्ग कहता है कि बिना स्वतंत्रता के व्यर्थ है समानता तथा सबको समान रूप से स्वतंत्रता मिले तभी समानता साकार होगी। अतः स्वस्थ समाज के लिए स्वतंत्रता और समानता दोनों आवश्यक है। किसी भी समाज में पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान कर देना अराजकता को बढ़ावा देना होगा तथा किसी समाज में समानता का पूरी तरह से पालन कर देने का अर्थ होगा कि अन्य व्यक्ति को अपनी योग्यता, अपनी जो अंदर उसके निहित शक्तियां हैं, उन्हें व्यक्त करने का अवसर से वंचित कर देना। इसलिए स्वतंत्रता और समानता दोनों के बीच का रास्ता, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न संख्या 83 है कि न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। बी, भेदभाव किया जा सकता है। सी, राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। डी, बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। तो न्याय एक ऐसी अवधारणा है जिसमें किसी के साथ किसी प्रकार का धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, सामाजिक स्थिति, उसकी प्रतिष्ठा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जिसमें विकल्प ए जो है आपका सही है। न्याय वास्तव में है क्या? न्याय का जो अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान, निष्पक्ष और उचित व्यवहार करना तथा उनके अधिकार दिलाना क्या है? न्याय है। न्याय के प्रमुख तत्व यानी न्याय में जो जो बातें शामिल होती हैं, पहला है निष्पक्षता। न्याय के साथ निष्पक्षता जुड़ा होता है, यानी न्याय देने के समय किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म, लिंग, जाति, धर्म, आवास स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्याय के लिए समानता को ध्यान में रखना जरूरी है। पद और स्थिति के अनुसार भेदभाव नहीं, बल्कि समानता के आधार पर कानून का शासन, मनमाने तरीके से न्याय नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि कानून द्वारा स्थापित नियमों के अधीन ही जो है न्याय दिया जाना चाहिए। नैतिक उत्तरदायित्व की भावना इसमें जुड़ा होता है, सबका जो है सबके साथ न्याय हो, सबका कल्याण हो, ऐसा भावना जुड़ा होता है। इस तरह से न्याय के कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी आदि। प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 है उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, जो लिया गया है
ए फ्रेंच, बी जर्मन, सी ग्रीक और डी लैटिन। तो आप यहाँ देखिए कि उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से लिया गया है। किससे? लिबर। यह लिबर शब्द जो है यह किससे है? लैटिन से है। यह लैटिन से है। आप देखिए लिबर जो शब्द है, यानी यह लिबर शब्द, यह लिबर शब्द, इसका अर्थ है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी उदारवाद, लिबरलिज्म जो है स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल देता है। यह उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जिसमें निम्नलिखित मूल्य आते हैं। इन निम्नलिखित मूल्यों का सामूहिक रूप जो है उदारवाद है। इसमें व्यक्तिगत आज़ादी, यानी आप जो अपने विवेक से, अपने बुद्धि से जो तय करते हैं वह करने की आपको आज़ादी होनी चाहिए, ऐसा उदारवाद में होता है। उदारवाद में कानून का शासन होता है, संविधान होता है, ना कि मनमाने तरीके से, मनमर्जी तरीके से आप व्यवहार नहीं कर सकते। उदारवाद के अंतर्गत जो अगला मूल्य है वह लोकतंत्र होता है। उदारवाद स्थापित लोकतंत्र के मूल्य में विश्वास करता है। वह मानता है कि लोकतंत्र में जनता की सहभागिता होनी चाहिए, जनता की सहमति से ही शासन चलाया जाना चाहिए। बौद्धिक स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी आप जो भी कुछ विचार कर सकें वह आपको व्यक्त करने, कहने, सुनने की आज़ादी होनी चाहिए। साथ साथ उदारवाद के अंतर्गत आपको निजी संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए। सहिष्णुता और समानता के मूल्य भी उदारवाद के अंतर्गत आते हैं। उदारवादी जो विचारधारा है इसके प्रमुख विद्वान लॉक, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ, आधुनिक युग में आप अमर्त्य सेन को कह सकते हैं। 85वां प्रश्न है कि 1835 के अपने भाषण में किसने बार बार समाजवाद शब्द का प्रयोग किया, यानी सोशलिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फोरियर, बर्नार्ड शॉ और मार्क्स। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन ने जो है अपने भाषणों में सोशलिज्म शब्द का प्रयोग किया था। आप यहाँ भी देखिए कि समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग 1830 में रॉबर्ट ओवन ने कहा, और समाजवाद के अंतर्गत सामाजिक समानता, सहकारी समाज तथा श्रमिक जो है अधिकारों की बात रॉबर्ट ओवन ने किया था। फ्रांस में इसी समय, यानी जब रॉबर्ट ओवन का समाजवाद संबंधी बातें चल रही थी, उसी समय फ्रांस में हेनरी सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर जैसे लोगों ने भी समाजवादी विचारधारा का विकास किया। समाजवादी विचारधारा का विकास ब्रिटेन और फ्रांस में समानांतर हुआ, एक एक साथ हुआ। प्रश्न संख्या 86 है। प्रश्न संख्या 86 है, निम्न में से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं है? ए गृह शासन, बी खिलाफत, सी वैयक्तिक सत्याग्रह और डी असहयोग आंदोलन। तो इसमें गांधी जी जो है गृह शासन यानी होम रूल, इसको क्या कहा जाता है? होम रूल। होम रूल, इससे संबंधित जो लोग थे वे थे एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट और कौन थे? तिलक। इस आंदोलन को इन्होंने संवैधानिक सुधारों के लिए 1916 में चलाया था। होम रूल आप देखिए क्या है। 1916 में आयरलैंड में एक होम रूल आंदोलन चला था गृह शासन का। उस आंदोलन से प्रेरणा लेकर के भारत में एनी बेसेंट और तिलक ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की मांग की। इस आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। तिलक ने अपने होम रूल आंदोलन
को महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार तथा सेंट्रल प्रोविंस में चलाया, जबकि एनी बेसेंट ने मद्रास, कलकत्ता, बंबई तथा उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में इन्होंने अपने होम रूल आंदोलन को चलाया। प्रश्न संख्या 87 है कि अमेरिका का व्हाइट हाउस निम्न में से किससे संबंधित है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी व्यवस्थापिका, सी राष्ट्रपति और डी इनमें से कोई नहीं। तो व्हाइट हाउस जो अमेरिका का है वह राष्ट्रपति से संबंधित है। विकल्प जो है सी इसमें सही है। व्हाइट हाउस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास और क्या है? कार्यालय है। यहीं पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, यहीं से वे अपने प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं और यह व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में स्थित है। यह डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया राज्य में स्थित है। यह सीधे संघीय सरकार के नियंत्रण में है। व्हाइट हाउस में रहने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एडम्स थे। प्रश्न संख्या 88 है ब्रिटिश द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्यों में कौन सा प्रयास प्रारंभिक था? ए भारत से अधिकाधिक आर्थिक दोहन कर लाभ प्राप्त करना, बी दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपने को स्थापित करना, सी यूरोप में शत्रुओं के विरुद्ध भारत की मानवीय शक्ति का प्रयोग करना और डी भारत में अपने धर्म, संस्कृति और भाषा का प्रचार प्रसार करना। तो अंग्रेजों का जो प्राथमिक उद्देश्य था वह था अधिक से अधिक आर्थिक दोहन करना। भारत में अंग्रेज जब आकर्षित हुए थे वह यहाँ की आर्थिक स्थिति को देख करके और यहाँ से वे अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आप सभी जानते हैं कि 1600 ईस्वी में एक व्यापारिक कंपनी था जो महारानी एलिजाबेथ के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में जिसे या दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में व्यापार करने का अधिकार मिला। ये जो कंपनी आई इसका प्रमुख उद्देश्य मसाले, कपड़े, रेशम या अन्य वस्तुओं का व्यापार करना, भारत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करना, अधिक से अधिक धन कमाना था। धीरे धीरे कंपनी भारत की आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठा करके राजनीतिक नियंत्रण की ओर बढ़ती है और इसके लिए उसने किले बनाए, सेनाएं रखी, स्थानीय शासकों के मामलों में हस्तक्षेप किया और अंतिम रूप से वह भारत की राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर ली। प्रश्न संख्या 88 है समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से पहनता है। यह किसने कहा है? ए GDH कोल, बी HJ लास्की, सी GB शाह और डी CM जोड़। तो यह उत्तर जो सही होगा डी CM जोड़ का है। CM जोड़ इसको एक टोप मानते हैं, इसको समाजवाद को, और कहते हैं कि अब यह कोई निश्चित विचार, निश्चित सिद्धांत नहीं रह गया है बल्कि यह एक ऐसा टोप हो गया है जिसका स्वरूप बिगड़ गया है, जिसे जब चाहे कोई भी आदमी पहन लेता है और समाजवादी बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने को समाजवादी कहलाने का दावा करता है, वस्तुतः सिद्धांत में वह समाजवादी नहीं होता है। CM जोड़ ने कहा कि एक टोपी एक रूपक है। टोपी एक ऐसी वस्तु है जिसे हर कोई पहन लेना है। उनका मानना था कि समाजवाद भी एक ऐसी विचारधारा बन गई है जिसको बिना समझे बूझे हर कोई अपने लिए प्रयोग करने लगता है, चाहे वह समाजवादी विचारधारा से संबंधित हो अथवा नहीं। हर नेता और दल अपने को समाजवादी कहता है किंतु उसका व्यवहार और नीति समाजवाद के वास्तविक सिद्धांतों यानी समानता, न्याय और शोषण मुक्त समाज से मेल नहीं खाता है। पहले समाजवाद एक स्पष्ट विचारधारा थी जो श्रमिकों, गरीबों, किसानों हितों की बात करता था, किंतु समय के साथ हर किसी ने समाजवाद को अपने हिसाब से मोड़ लिया है। प्रश्न संख्या 90 है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था एंजेल द्वारा, मार्क्स द्वारा, लेनिन द्वारा, प्रोधो द्वारा। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है 1848 में, कब? 1848 में
कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसका पूरा नाम है मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1848। वस्तुतः कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो पुस्तक है, इस पुस्तक को मार्क्स और एंजल्स दोनों ने मिलकर लिखा था। क्योंकि उस ऑप्शन में एंजल और मार्क्स दोनों हैं, क्योंकि मार्क्स जो है यह मूल सिद्धांतकार है, इसलिए वहाँ मार्क्स उत्तर सही होगा। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसकी जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु में मार्क्स ने कहा है कि संपूर्ण इतिहास जो है वह वर्ग संघर्ष, हैव हैव्स नॉट, मजदूर और पूंजीपति वर्ग के संघर्ष का इतिहास है। दूसरा, उसमें पूंजीपति का उदय और उसका प्रभाव क्या होता है, मजदूर पूंजीपति व्यवस्था को हटाने के लिए किस प्रकार क्रांति करेंगे, कैसे उनमें एकता की जरूरत है, इसका भी, तथा मजदूरों का अंतर्राष्ट्रीय एकता कैसे स्थापित किया जाए, इस विषय वस्तु का भी वर्णन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो है किया गया है। और अंततः एक लक्ष्य की बात कही गई है और कहा गया है कि एक साम्यवादी समाज आएगा जिसमें सभी को उसकी योग्यता अनुसार काम लिया जाएगा और उसके आवश्यकता अनुसार भुगतान किया जाएगा। प्रश्न संख्या 91 है कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ दिया जाता है। ए कोकर, बी सेबाइन, सी गार्नर और डी अरस्तु। यहाँ पर सी गार्नर। आप देखिए कि राजनीति विज्ञान वास्तव में है क्या। राजनीति विज्ञान के दो तरह की परिभाषाएं हैं। एक है परंपरागत परिभाषा, परंपरागत परिभाषा, और दूसरा है आधुनिक परिभाषा। क्या? आधुनिक परिभाषा। और तीसरा है इसमें समकालीन परिभाषाएं, समकालीन। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो परंपरागत परिभाषा है, इस परंपरागत परिभाषा के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को या तो राज्य का अध्ययन माना जाता था या फिर सरकार का अध्ययन माना जाता था या फिर राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन माना जाता था। अब इसको आगे आप देखिए। परंपरागत राजनीति विज्ञानियों के द्वारा राज्य की परिभाषाएं जो दी गई हैं, उनमें से कुछ राजनीति विज्ञान को राज्य का विज्ञान मानते हैं, जैसे गैरिस, गार्नर, गुडनाव, एक्टन और डॉक्टर जकारिया। जबकि कुछ लोग राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते हैं, जैसे सीले, लीकाक, तथा कुछ राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन, जैसे डिमाक, पॉल जेनेट और गिल क्राइस्ट, लास्की और गेटल। जो राजनीति विज्ञानी राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानते हैं, उनमें से एक गार्नर है, और गार्नर ने कहा था कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। प्रश्न संख्या 92 आप देखिए। किसने कहा कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता तथा राज्य लागू करता है। ए टी.एच. ग्रीन, बी बोसांके, सी लास्की और डी लाग। तो इसमें उत्तर बी जो है बोसांके सही होगा। तो कौन उत्तर सही है? बोसांके। बोसांके एक आदर्शवादी विचारक है। आप देखिए, अधिकार विवेक पर आधारित होता है, यानी अधिकार के साथ सोच विचार और नैतिकता जुड़ी होती है। यह मनमानी नहीं हो सकता है। अधिकार को मान्यता तभी मिलती है जब उसे समाज स्वीकार करे, और अधिकारों का संरक्षण और क्रियान्वयन करना किसकी है? राज्य की जिम्मेदारी है, ऐसा बोसांके मानते हैं। प्रश्न संख्या 93। किसने कहा कि हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वास्तुचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है? ए डब्ल्यू बर्टन, बी मार्क्स, सी लेनिन और डी प्लेटो।
तो यहाँ पर जो उत्तर सही है वह है बी, मार्क्स। वस्तुतः मार्क्स का यह कथन जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसे आप इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी कहते हैं, यानी जो पदार्थ होता है उसमें जो अंतर्निहित शक्ति होती है, उस अंतर्निहित शक्ति में संघर्ष के फलस्वरूप विकास का रास्ता या इतिहास का रास्ता तय होता है। मार्क्स मानता है कि जो उत्पादन की शक्तियां हैं, उन उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण की स्थितियों से इतिहास में परिवर्तन होता है और उत्पादन संबंध जो है वे बदल जाते हैं। यानी परिवर्तन का जो मूल तत्व होता है वह आर्थिक तत्व या परिस्थितियां होती हैं। कार्ल मार्क्स बताता है कि इस परिवर्तन के फलस्वरूप इतिहास की कई अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था वह आदिम समाज की बात करता है। यह एक तरह से प्राच्य साम्यवाद व्यवस्था है, प्राच्य साम्यवादी। तो प्राच्य साम्यवादी व्यवस्था है, इसमें जो उत्पादन हो रहा है वह सामूहिक हो रहा है तथा संपत्ति जो है वह जो है साझी संपत्ति है, सबकी संपत्ति है, सभी लोग इसको मिलजुल करके इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी अवस्था आती है दास प्रथा की। दास प्रथा के अंतर्गत स्वामी वर्ग है, जो स्वामी वर्ग है वह संपत्तिशाली है और श्रमिक वर्ग है जो श्रम कर रहा है, जो उसका दास है। तीसरा, उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन, सामंती समाज आता है और सामंती समाज में जमींदार और किसान ये दो वर्ग हैं। यहाँ पर कृषि कार्य हो रहा है, यानी कृषि आधारित समाज है। इसके बाद पूंजीवादी समाज है जिसमें मशीन, फैक्ट्रियों आदि का होता है और समाज हैव, हैव्स, नॉट्स यानी पूंजीपति और क्या मजदूर में बंट जाता है। आर्थिक संसाधनों पर पूरी तरह कब्जा पूंजीपति का होता है और मजदूर जो है वह उससे वंचित होता है। प्रश्न संख्या 94, किसने कहा कि इतिहास के बिना राजनीति फन शून्य होती है और राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास निर्मूल हो जाता है? ए गार्डनर, बी ब्लंसली, सी सीले और डी जेनेट। तो इसमें उत्तर जो सही होगा वह होगा सीले। यहाँ पर दो विषय हैं, एक है राजनीति, राजनीति विज्ञान, और दूसरा विषय है इतिहास। इतिहास इस कथन में बताया गया है कि इतिहास और राजनीति ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। सही रूप से अध्ययन राजनीति का करना हो या फिर इतिहास का करना हो तो दोनों का ज्ञान आवश्यक होता है। पहला चीज, इतिहास जो होता है अतीत की राजनीति और राजनीति जो होता है वर्तमान का इतिहास है। राजनीति विज्ञान और इतिहास दोनों परस्पर एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। दोनों के अध्ययन से ही सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, केवल एक के अध्ययन से आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। यदि आप इतिहास को भली भांति समझना चाहते हैं तो इतिहास के घटनाओं के पीछे जो राजनीतिक गठजोड़ हुए हैं, जो राजनीतिक ताकतों ने काम किया है, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तब तक इतिहास को नहीं समझ पाएंगे। यानी इतिहास और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। 95, किसने कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है? एल.डी. व्हाइट, बेंथम, टी.एच. ग्रीन, जी.एस. मिल। तो इसमें जो उत्तर सही है वह सी, टी.एच. ग्रीन सही है। आप देखिए कैसे राज्य का आधार शक्ति नहीं अपितु क्या है? इच्छा है। कोई भी राज्य हो दुनिया का, वह शासन, बल और हिंसा के आधार पर हमेशा न तो शासन कर सकता है और ना ही हमेशा अस्थायी रह सकता है। राज्य के वैधता और अस्थायित्व के लिए जनता की सहमति का होना अति आवश्यक है। जब राज्य अस्थायी तभी होगा जब सहमति से, इच्छा अनुसार लोग राज्य के आदेशों का पालन करें तथा अपने
अधिकारों का प्रयोग करें। प्रश्न संख्या 96 है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है। ए राज्य के स्वरूप का, बी राज्य के कार्यों का, सी राज्य की उत्पत्ति का, डी उनमें से कोई नहीं। तो इसमें सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति का जो है वर्णन करता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत यह खोजने का प्रयास करता है कि राज्य जैसी संस्था जो आज अस्तित्व में है, यह संस्था कैसे और किन कारणों से आई होगी, यानी राज्य की उत्पत्ति का यह व्याख्या करता है। सामाजिक समझौते सिद्धांत के मुख्य रूप से 3 विचारक हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हॉब्स, लॉक और रूसो हैं। हॉब्स कहता है कि अराजकता, प्राकृतिक अवस्था में कोई कानून नहीं है, कोई बंधन नहीं है, असीमित स्वतंत्रता है। असीमित स्वतंत्रता हो जाने से अराजकता है। ऐसी स्थिति में अराजकता से मुक्ति पाने के लिए राज्य की उत्पत्ति होती है। लॉक कि प्राकृतिक अवस्था शांत की अवस्था है, विवेक की अवस्था है, नियम कानून से चलने की अवस्था है, किंतु इस अवस्था में कुछ असुविधाएं हैं, जैसे कानून की व्याख्या करने वाला कोई नहीं है, कानून को लागू करने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में इन असुविधाओं से मुक्ति पाने के लिए राज्य अस्तित्व में आता है, राज्य का जन्म होता है। रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था है वह नोबल सेवेज की अवस्था है, किंतु राज्य आ जाने से वह नोबल सेवेज, आदर्श बर्बर की जो अवस्था रही है, जो प्राकृतिक अवस्था रही है, वह समाप्त हो गई है। इस राज्य के अधीन अव्यवस्था है। पुनः प्राकृतिक अवस्था को, प्राकृतिक आजादी को प्राप्त करने के लिए राज्य सामाजिक समझौते की बात करता है, सामान्य इच्छा की बात करता है, जिससे राज्य की उत्पत्ति होती है। प्रश्न संख्या 97 है, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। ए धर्म को राजनीति से मिलाता है, बी धर्म को राजनीति से अलग करता, सी सामंती शासक की सर्वोच्चता में विश्वास करता, डी लोकप्रिय संप्रभुता में विश्वास करता है। तो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत जो दैवी है वह धर्म को राज्य से मिलाता है। दैवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है यह राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीनतम, सबसे ओल्डेस्ट जो है सिद्धांत है। यह सिद्धांत यानी राज्य के उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत यह मानता है कि राज्य एक ईश्वरीकृत संस्था है, यानी राज्य ईश्वर के द्वारा बनाई गई एक संस्था है। इस राज्य के अंतर्गत राजा है, वह राजा का जो अधिकार है, जो शक्ति है, वह पैतृक और वंशानुगत है। वंशानुगत एक राजा का पुत्र ही राजा होगा। राजा अपने जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, बल्कि राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि राजा में ईश्वरीय शक्ति, जेम्स प्रथम कहता है कि राजा धरती पर ईश्वर की सांस लेती हुई मूर्तियां हैं, इसलिए राजा का विरोध नहीं करना चाहिए। राजा साक्षात ईश्वर है। राजतंत्र ही जो है शासन का बेहतरीन रूप है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो राज्य का दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत है यह राज्य और धर्म दोनों को एकीकृत करता है, एक दूसरे में मिला देता है। प्रश्न संख्या 98 है कि निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था? ए लॉक, बी रूसो, सी हॉब्स और डी प्लेटो। तो इसमें जो उत्तर है वह है हॉब्स। हॉब्स जो है इसका जो लेवियाथन है, यह लेवियाथन असीम शक्ति से संपन्न है, क्योंकि यह समझौते का अंग नहीं है और समस्त जो समझौताकारी हैं अपनी संपूर्ण शक्तियां लेवियाथन को सौंप देते हैं। लॉक जो है यह सीमित शासन की बात करता है। किसकी? सीमित शासन की बात करता है। रूसो सामान्य इच्छा की बात करता है, इसका भी शासक निरंकुश है किंतु जनसामान्य पर आधारित है। यह शीश कटा लेवियाथन है। यह जो है जो इसका आदर्श शासक है, प्लेटो का शासक कैसा शासक है? आदर्श शासक है जो उच्च नैतिकता से संपन्न है। हॉब्स निरंकुश संप्रभुता या लेवियाथन में विश्वास करता है, आपने देखा।
हॉब्स ने मानव स्वभाव को मूल रूप से स्वार्थी मानता है। वह कहता है कि वह लोभ, लालच या प्रतिस्पर्धा से संचालित होता है। मानव के इसी नकारात्मक स्वभाव के कारण प्राकृतिक अवस्था परस्पर युद्ध की अवस्था है। इस अराजक स्थिति से मुक्त पाने के लिए व्यक्ति परस्पर समझौता करते हैं और समस्त अधिकारों को व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप देते हैं। शासक इस समझौते का पक्ष नहीं है, अतः उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। बहुलवादी वकालत करते हैं। ये राज्य की स्वायत्ता, सरकार की स्वायत्ता, समुदायों की स्वतंत्रता, केंद्र सरकार की स्वायत्ता। तो इसमें जो सी सही है वह है समुदायों की स्वायत्ता। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संप्रभुता के मुख्य रूप से दो तरह के विचार हैं। संप्रभुता, एक संप्रभुता का विचार एकलवादी है, एकलवादी, और दूसरा जो है बहुलवादी। बहुलवादी जो एकलवादी हैं वे सत्ता या शक्ति का राज्य में केवल एक ही स्रोत राज्य को मानते हैं, जबकि जो बहुलवादी हैं वे सत्ता के अनेक स्रोत मानते हैं, जिसमें राज्य भी एक है। ये समुदायों या संस्थाओं, समूहों की स्वायत्ता में विश्वास करते हैं और वे कहते हैं कि व्यक्ति के निष्ठा का स्रोत केवल राज्य ही नहीं हो सकता है, बल्कि अन्य समूह और समुदाय होते हैं। संप्रभुता का जो बहुलवादी सिद्धांत रहा है वह एकलवादी सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप यानी उसके विरोध से सामने आया है। यह संप्रभुता का सिद्धांत यानी बहुलवादी संप्रभुता का सिद्धांत सीमित संप्रभुता या विभाजित संप्रभुता में विश्वास करता है। इस संप्रभुता सिद्धांत के, बहुलवादी सिद्धांत के विचारक जो रहे हैं, जन्मदाता जो रहे हैं, गिरके और मैटलैंड रहे हैं। इस सिद्धांत यानी बहुलवादी सिद्धांत को लास्की, बार्कर, लिंडसे, क्रैब, डिग्वी, मैकाइवर, फॉलेट, रॉबर्ट डहल, चार्ल्स लिम्डाम आदि जो है विचारक हैं। डिग्वी कहते हैं कि संप्रभुता का सिद्धांत मर चुका है। मैकाइवर मानते हैं कि सीमित संप्रभुता एक खतरनाक झूठ है। अंतिम 100वां प्रश्न, किसने कहा था कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? ए हॉब्स, बी लॉक, सी ग्रीन और डी मैकाइवर। तो इसमें उत्तर जो सही है वह है लॉक। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह उक्ति, यह कथन लॉक ने सेकंड ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में कहा था। इस कथन का तात्पर्य है जहां कोई नियम, कानून या कानूनी ढांचा नहीं होता है वहां अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती है। लोग मनमाना व्यवहार कर सकते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं तथा किसी की स्वतंत्रता का हनन कर सकते हैं। यह एक अराजकता की स्थिति होती है। इस तरह से कानून जो होता है अराजकता को रोकता है और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इस तरह से आपने वर्ष 2000 में आए हुए सभी प्रश्नों का अध्ययन कर लिया। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम पुनः मिलते हैं।